बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सोम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी भी हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है आज, और मेरे पास छात्र छात्राओं ने भेजा पेपर और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। बड़े ही क्लियर प्रिंट में एक व्यक्ति ने मेरे पास फोटो भेजा है, उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इसी प्रकार से अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो आप ऐसे क्लियर अगर ना भेज पाए तो जैसा भी आपका कैमरा है उसी तरीके से भेज दिया करें। आप जो है हमारे नंबर पर 9161936062 मेरा नंबर है, इस पर आपके जो भी विश्वविद्यालय का पेपर होगा सेंड कर दीजिएगा। यह पेपर जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं कि सभी के सभी जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो हमारे मॉडल पेपर के में बताए गए हैं। और मॉडल पेपर के बाद की बात, आपको हमने जो जो पढ़ाया है हिंदी साहित्य का उसमें से सब आया है, एक भी प्रश्न जो है इधर उधर का नहीं आया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियो लगी हुई, लगभग 40-45 वीडियो हैं, उनमें आप अगर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट करवा दिया है हिंदी का। 2-3-4 जो है व्याख्या बची है, लेकिन वहां से नहीं पूछा गया था, बस इतने में ही आ गया। आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि मैं उसको करवा दूंगा। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का ये एक प्रकार से आपको बता दूं हिंदी पे जो है हिंदी साहित्य का पेपर हुआ। हिंदी काव्य जिस खंड का नाम है, तो हिंदी काव्य जनरली अधिकतर विश्वविद्यालय हिंदी काव्य का एक ही पेपर लेंगे। बस डीडीयू यूनिवर्सिटी ने 2-3 पेपर लिया था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, और डीडीयू का भी हमने साल करवा दिया, उसको भी देख लीजिएगा। ये पेपर है आपका सीसीएसयू, सॉरी सीसीएसयू बोल दिया, वो तो उसका तो भी पेपर नहीं चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी है आपकी जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ओके, चलिए देखते हैं पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। समय आपको दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 3 आवर्स का, समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 का था, मैक्सिमम मार्क्स जिसको कहते हैं, और टाइम आपको कितना 3 आवर्स का दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे नोट में क्या लिखा गया है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, जिसमें आपके 10 खंड होंगे और 10 नंबर, मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे। एक नंबर करेंगे तो 3.5 नंबर आपको मिलेंगे, और आपको यहाँ पर 10 प्रश्न कुल मिलाकर करने हैं, तो आपको 35 नंबर खंड ए से ही मिल जाएंगे, मतलब प्रश्न पत्र एक से, मतलब कि प्रश्न एक से ही मिल जाएंगे। और ये प्रश्न जो है आपको एक प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से आपको बता दूं तो 2000 शब्दों में आपको जो है फर्स्ट जो प्रश्न होगा उसके जो 10 खंड होंगे उनको आपको लिखना होगा। और प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो है दाहिनी ओर उसके नंबर जो है अंकित किए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना है, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना है। और आपको बता दूं हिंदी साहित्य जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों व्याख्या वाले खंड आपकी दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए, अर्थात आपको 500 शब्दों में व्याख्या वाले प्रश्नों को करना है। अभी दिखाते हैं क्या क्या चीजें पूछी गई थी। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष विजुअल हो पा रहा होगा। पहला प्रश्न क्या दिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। लघु उत्तर माने कि आपको 200 शब्दों में आपको उत्तर को प्रश्न को लिखना है। ठीक, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3.5 नंबर मिलेगा, 35 नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया भैया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही मजेदार प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया एग्जाम्स में, क्या और हर बार पूछा जाएगा, और आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भी रखा था और बार बार हमने बताया भी था। आदिकाल के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदिकाल को किसी ने कला काल कहा, सॉरी आदिकाल को किसी ने जो है वीर गाथा काल कहा, तो किसी ने जो है सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने जो है वीर काव्य कहा, कई प्रकार के, किसी ने वीर काव्य कहा, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा। तो इसी पर आपको 2 शब्दों में लिखना था, हमने बताया भी था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके महासंग्राम वीडियो, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के समस्त चीज़ों को बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा का पूरा बताया है पहले महासंग्राम वीडियो में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का परिचय दीजिए। आपको पता होगा निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो होती है, हमने बताया था जो भक्ति काल है उसको हम सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। एक सगुण ज्ञानाश्रयी और एक क्या थी, हमने एक निर्गुण बताई थी। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो है उसके भी 2 खंड हमने आपको बताए थे। एक आपका सूफी काव्य धारा, और एक क्या था भाई, एक था प्रेम मार्गी, एक था प्रेम मार्गी, और एक क्या था, एक आपका था सूफी, सॉरी एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी था प्रेम निर्गुण का। और सगुण का क्या था, एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा थी, इसको हमने बताया था। तो इसी शाखा का निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसका परिचय देना था। 2 खंड आपको बांटने थे, एक में परिवर्तक कबीर बांटना था, एक में आपके तमाम सारे मलुकदास हो गए, आपके शेख निसार हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये सब हो गए, ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देना था। तो यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप ये कह नहीं सकते कि सर जी आपने ये सब नहीं बताया, सब बताया हमने। अगला देखते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा हमने आपको बताई थी, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त 3 धारा थी। रीति मुक्त वही धारा थी जैसे कि उसमें आपके घनानंद हो गए, आपके बोधा हो गए, आलम हो गई, ये सब आपके रीति मुक्त धारा से थे। ऐसे कवि जो कि रीतियों से बंधी हुई रचनाएं नहीं लिखते थे, अलंकार ग्रंथ, लाक्षणिक ग्रंथों का प्रयोग नहीं करते थे लिखने के लिए अपने, तो ऐसे ग्रंथ जिसमें रस छंद अलंकारों का पर विशेष ध्यान ना दिया जाता था, तो ये सब जो रीति मुक्त धारा से थे, जैसे घनानंद जी हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गई, ये सब। ओके,
और वहीं बता दूं आपके रीति सिद्ध के मात्र एक बिहारी कवि है, और उसके बाद में रीतिबद्ध से तो आपके जैसे केशवदास हो गए और भी तमाम सारे जो है देव मतीराम, ये सब। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छायावाद के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। हमने छायावाद, त्रिवेदी युग, सभी कविताओं मतलब कि सभी काल की मुख्य रचनाओं को, उसके प्रमुख कवियों के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको हमने सब बता दिया है। आप कोई ये नहीं कह सकते कि सर जी आपने हमको नहीं बताया। तो छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला, ये तीन तो हो ही गए, छायावाद के बृहत्तरी कहे जाते हैं, और एक महादेवी वर्मा जी हो गए। तो चार यही हो गए आपकी, चार बता दीजिए, बड़ा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उनकी रचनाएं, एक एक रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की आप कामायनी बता दीजिए, आप जो है सुमित्रानंद पंत की आप कोई रचना बता दीजिए, पल्लव, ग्रंथि, वीणा, कई रचनाएं हैं। ठीक, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और वहीं आप जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति हो गई, कुकुरमुत्ता कविता हो गई, कई कविताएं उनकी हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप जो है प्रसाद पंत निराला हो गए आपके, और महादेवी वर्मा जी की आप जैसे कि जो है बीन भी हूँ, रागिनी भी हूँ, आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है। या आप जो है आप बता सकते थे, और भी तमाम सारी इनकी रचनाएं हैं। यामा हो गई, जिस पर इनको पुरस्कार भी मिला, कई रचनाएं हैं। तो आप ये बता सकते थे, बड़ी आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, अगला प्रश्न क्या था, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। क्या प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख, ये भी हमने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सठोत्तरी, सभी की विशेषताओं पर हमने प्रकाश डाला था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति मतलब विशेषता हमने खूब बताया था आपको। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं जो कि कहीं से बाउंस किया हो, कहीं से अलग से आया हो। नई कविता की विशेषताएं देखिए, सब आ रहा है ना, तो आप पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गई, या फिर जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं, जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है वो ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर देख लेंगे, और जो हमने डीडीयू का पेपर सॉल्व करवाया उसको देख लीजिएगा, आपका काम वहां से हो जाएगा। और बाकी लिखित वाले तो यहाँ से देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले जिनको आपको ऑब्जेक्टिव पता है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं भी एक व्याख्या क्यों पढ़ूं, व्याख्या पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। अमीर खुसरो के बारे में हमने खूब बताया था आपको कि इन्होंने तबला का आविष्कार किया, जो है तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, इनको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। इनका जन्म वगैरह खूब हमने बताया था। और इनके बारे में साहित्यिक परिचय में हमने खूब बताया था कि जो है जैसे कि जो है प्रेम बटी मदवा पिलाई के, तमाम सारी चीज़ें हमने खूब बताया था आपको, मतलब कि इनके बारे में बताया था, इनका साहित्यिक परिचय बताया था कि ये मुकरियाँ वगैरह खूब लिखते थे, गज़ल वगैरह हो गई। ठीक, कई चीज़ें हो गई कि जो है पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों ओढ़ा, कई बातें हमने बताई थी, तो वो सब आपका यहाँ पर लिख देना चाहिए था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भैया 12 रचनाओं को हमने चिल्ला चिल्ला करके, तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं थी उसको हमने बताया था, जिसमें आपकी जो है तमाम सारी दोहावली, कवितावली और बैरागी संदीपनी, रामलला न छहूँ, और उसके बाद में और तमाम सारी कविताएं, जैसे रामचरितमानस हो गई, और जो है आपकी और भी हनुमान बाहु, कई रचनाएं हैं। तो वो चीज़ें करते हुए, उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी हमने आपको बताया था, उनका महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। रामचरितमानस का अकेले देख लिया जाए तो हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमने महासंग्राम बाद में डाला, सभी कवियों के परिचय के बारे में, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को और उनके जीवन परिचय को हमने बता दिया था। उनमें सभी कवियों की रचनाओं को हमने बताया। तो महासंग्राम वाली वीडियो जो छात्र छात्राओं ने नहीं देखा, देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं यार कि ऐसा कोई चैनल अभी तक बना ही नहीं था कि जो सारा का सारा प्रश्न फंसा दे, और मात्र शुक्ला एचडी पॉइंट आपके साथ आया, और लगातार आपके लोगों के साथ हमने मेहनत की, दिन रात जग करके हमने आपको पढ़ाई करवाई, और आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो आप विश्वास मान के चलिए कि शुक्ला एचडी पॉइंट एक प्रकार से आपको उभारेगा, ना कि आपको उभारने का प्रयास करेगा, बल्कि आपको टॉप भी करवाएगा, आपको पीक तक ले जाएगा। तो आप बिल्कुल शुक्ला एचडी पॉइंट के साथ लगातार बने रहें, और अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति के साथ अपने जो है एक प्रकार से ज्ञान चक्षुओं को खोलें, और आसानी से पढ़ने का प्रयास करें, और बड़े ही उचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको यहाँ पर अवगत करवा दूं कि 500 शब्दों में आपको लिखना है इसको। एक प्रश्न अगर आप दीर्घ उत्तरीय करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई? तो आपको 10 नंबर मिलेंगे।
प्रश्न था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। एग्जाम से कोई दुनिया का ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें अगर लिखित पेपर होना है, अगर हिंदी साहित्य का पेपर होना है तो ये प्रश्न आप पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। चाहे आपका बीए थर्ड ईयर में हो, बीए सेकंड ईयर में हो या बीए फर्स्ट ईयर में हो, सभी में प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है, पूछा जाना ही एकदम से तय है। 100% लिखित दे रहा हूं तो ये प्रश्न आपका आ गया। ये हमने मॉडल पेपर में भी रखा था आपने, ये प्रश्न था। अथवा करके अगर आपको दिया था, मान लेते वो प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा करके इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आप कर सकते थे। वो था छायावादी काव्य की मतलब की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न हमने मॉडल पेपर में रखा। छायावादी जो काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, अर्थात छायावाद की जो विशेषताएं हैं या छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसमें अगर आप बता देते तो आप आसानी से बड़े अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते थे, 10 नंबर आपको मिल जाते। अब एक इकाई से एक ही प्रश्न आपको करने हैं, तो एक चाहे छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बता दीजिए, चाहे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको आप बता दीजिए। ओके, आगे समझते हैं। अगला मतलब द्वितीय इकाई देखते हैं। द्वितीय इकाई से जो प्रश्न आपसे पूछे गए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको व्याख्या करने के लेकर के प्रश्न है, अर्थात आपके ये पद्य वाले प्रश्न है। देखिए व्याख्या कैसे, निम्नलिखित काव्यांश की व्याख्या कीजिए। कैसे, 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए कैसे पूछा गया था, क्या कि छापा तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिलाई के, प्रेम बटीका मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे मुसे नैना मिलाई के, खुसरो निजाम पे बली बली जइए, मोहे सुहागन कीन्ही रे मुसे नैना मिलाई के। तो ये था एक प्रकार से गज़ल और एक प्रकार से बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो है बड़े बड़े सितारों ने इसको गाया भी है कि छापा तिलक तजदीन ही रे मुँह से नैना मिलाई के। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं और ये पहला ही अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो की ये पहली ही लाइन है, इसको हमने मुँह से नैना मिलाई के आपको ये टाइटल में लिखा है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पहला ही वीडियो अमीर खुसरो का, उसमें हमने इसकी पूरी की पूरी व्याख्या कीजिए है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। अब आप कहो कि सर जी आप जो है पढ़ाए नहीं आया, अरे भैया पूरा पूरा आ जा रहा है, देखिए ये पूरा फंस गया पहला ही। अथवा देखते हैं, आप दूसरा देखो, मान लेते पहला फंसा दे सर जी, अब आप दूसरा कैसे कहोगे। दूसरा देखिए भाई कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, हमने सूरदास जी के बारे में आपको बताया था। सूरदास जी का पद्य है ये कि जो है जब वो आते हैं, क्या नाम है उनका, उद्धव, तो उद्धव को गोपिया क्या कहती है कि आयो घोष, मतलब तुम बड़े व्यापारी बन करके आए हो, घुस आए हो कहाँ पर, मेरे गांव में घुसा, लाद खेप गुण ज्ञान जोग को ब्रज में यानी उतारी, कि तुम जो है जोग और ज्ञान की जो है गठरी लाद करके यहाँ पर क्यों ब्रज में चले आए हो, क्योंकि यहाँ पर सब सगुण है। फाटक देकर हाटक मांगत मोरे निपट सुधारी, घुर ही ते खोरो खायो है लिए फिरत सिर भारी, और इनके कहे कौन डहकाने, और कान मतलब खार कूप को पानी, और तुम्हारे कहने से जो है खारे कुएं का पानी कौन पिएगा, भला तुम्हारे कहने से मैं सगुण भगवान को छोड़ करके निर्गुण में कैसे चली जाऊंगी। ऐसे गोपियाँ उद्धव कहती हैं कि उद्धव जा तु सबारे ही आते, बेगी गहारु जन लावो, मुँह मांग्यो पई हो सूरज प्रभु साहुहियान दिखाओ। इस प्रकार से गोपियाँ जो है उद्धव को बेइज्जत करती हैं और उनके तमाम सारे ज्ञान को ठुकरा देती हैं और अपने साकार प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्त भावना को प्रेरित करती हुई यहाँ पर गोपियों को दिखाने का प्रयास महाराज सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास जी की पंक्तियाँ थी, हमने खूब विस्तार से इसकी व्याख्या करी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, अगली इकाई आपकी आ गई तृतीय इकाई। तृतीय इकाई से देखते मुंदमा क्या क्या पूछा गया भाई। देखिए भाई, पहला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है, मतलब कि चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। व्याख्या के साथ आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और भावसा में भी लिखना है, अर्थात विशेष बातें। 10 नंबर का प्रश्न है, 500 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखो पूछा क्या गया कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। अब भैया ये देखो, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, कि मैं नाहक में पीछे चला गया, किसके, लोक रीतियां जो थी, जो वेद रीतियां थी, उनमें मैं फंस करके अभी तक रह गया था। आगे समझते हैं कि आए थे सतगुर मिल्या और दीपक दिया हाथी। कौन लिखेगा भाई, कबीर लिखे हैं ना इसको। तो कबीर यही सब बात, यही सतगुर की जो है, अब सतगुर मुझे मिल गया है, दीपक दिया हाथ, अब मुझे क्या कर दिया है भाई, मेरे आगे उजाला कर दिया है, दीपक मिल गए हैं, अब मेरा राह जो है वो खुल चुका है उस परमात्मा के लिए, ऐसा वो कहते हैं। तो कबीर का दोहा, अगला दोहा था कि 64 दीवा कोई करे, 64 दीवा जोरी करे, और 14 चंदा मोही, और तीन घर किसको चाणनो
और जिह घर गोविंद नाही। ये शायद अच्छा ये आए थे पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मेरा दीपक दिया हाथ, 64 दीवा जार की। ये गोरखनाथ का है। ओके, ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं, आपको बता दें ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ओके, तो नहीं ये उसी का है भाई, ये जो है कबीर दास का है, गुरुदेव को अंग से है ये। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, इसी में आप लोग भी फंस सकते थे शायद। तो ये जो है पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नाहक में जो है लोक वेदियों के साथ पढ़ा था, नाहक में जो है वेद में फंस गया, फिर लोक रीतियों के में फंस गया। आगे थे सतगुरु मिला, जो है हमको गुरु मिल गए, उसके बाद में हमारा आगे की राह एकदम से क्लियर हो गई। 64 दीवा जोई कर 14 चंदा मोहिक, तीन घर किस जो है किसको चांदड़ो, जी घर गोविंद नाय की। मतलब जिसके घर जो है प्रभु नहीं है, उसके घर क्यों ना 64 दिया जला दिया जाए, फिर 14 चंदा, जो 14 कला से चंद्रमा निकलते हैं उनको भी जला दिया जाए। उसके घर में कभी भी जो है उजाला नहीं होगा, जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण या फिर उस प्रभु परमात्मा की उनके द्वारा उजाला नहीं है। ओके, अथवा समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अगला पॉइंट आपके समक्ष आ चुका है भाई। आगे समझते हैं, अगला आपका था कि जो है हीन भय जलमीन अधीन कहा कचुको अकुलान समाने, नीर स्नेही को लाए कलक निराश हवै कायर त्यागत प्राणय, प्रीत की रीत सु क्यों समुझे, जड़ मीत के पाने परे को प्राणय जो है प्रमाणय, या मन की जू दशा घन आनंद की जीवन जान ही जाने। यहाँ पर देखिए घन आनंद आ गया, तो ये किसकी, घन आनंद कवित्व से घन आनंद के द्वारा जो संकलित आपके पाठ्यक्रम में पद्य है वहाँ से आया। इसके बारे में भी हमने इसकी व्याख्या करी है, आपको विस्तार समझाया है, उस व्याख्या को देख लीजिएगा। जिसको आपको देखना तो पूरी की पूरी व्याख्या हमने बता दी है। अब चतुर्थ इकाई आप देख लीजिएगा, चतुर्थ इकाई जो है उससे प्रश्न पूछा गया था इकाई 4 से। यहाँ से भी आपको एक ही प्रश्न करना था, 10 नंबर का प्रश्न था, और जरूरी नहीं था कि आप जो है अगर इसकी व्याख्या करें तो ये हीन भय अधीन की तो इसकी करें, आप चाहे कबीरदास वाली कर देते, चाहे ये हीन भय जलमीन अधीन वाली, और इनमें से चाहे आप जो है यहाँ पर आयो घोष बड़ो व्यापारी की व्याख्या करें, और चाहे छापा तिलक तजदीनी रे इसकी करें, तो मतलब कि दो ही आपको व्याख्या करनी थी। ओके, आगे समझते हैं। यहाँ पर अगली प्रश्न है 5वां नंबर, कि वह तोड़ती पत्थर कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी चेतना पर प्रकाश डाली। तो वह तोड़ती पत्थर कविता की व्याख्या आपने बता दी है, और प्रगतिवादी चेतना उसमें खूब जो है निखरी पड़ी है, कि उसमें एक प्रकार से गरीब व्यक्ति, एक प्रकार से किस प्रकार से गरीब है वो, जो महिला है, स्त्री है, और वो जो है एकदम से धूप में बैठ करके किस प्रकार से पत्थर तोड़ रही इलाहाबाद के पथ पर, वो हमने खूब बताया आपको, तो इसको देख लीजिएगा। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, चाहे ये प्रश्न करें चाहे ये वाला करेंगे, पठित कविताओं के आधार पर एक प्रयोगवादी कवि के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चाहे ये करें चाहे वो करें, तो कुल मिलाकर के सारे के सारे प्रश्न आपके जो है मॉडल पेपर के द्वारा ही, मतलब कि शुक्ला डी पॉइंट अर्थात आपके चैनल पर बताए गए मॉडल पेपर से ही फंसे हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही जो जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आने वाली जो परीक्षा 2023-24 की है, 25-26 में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आएंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आपको बता दूं जो आपका पाठ्यक्रम, मतलब कि ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, को करिकुलम कोर्स है, सेमेस्टर 1 के BA BSc BCom BSc AG और BSc होम साइंस के छात्र छात्राओं के लिए यह मॉडल पेपर हमने दे दिया है, सॉल्व मॉडल पेपर। इसमें 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है ऑब्जेक्टिव के, तो आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपके अपलोड है वीडियो, कल ही रात 8 बजे से क्लास हुई थी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।